हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा गणित के शिक्षा शास्त्र की। और गणित के शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो के साथ मेरे जुड़े रहें और आने वाली वीडियो के साथ भी आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें। और जो फ्रेंड्स मेरे वीडियो के साथ नहीं जुड़े हैं वो भी धीरे धीरे करके जुड़ते जाएं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गणित के शिक्षा शास्त्र में गणित की अवधारणा। गणित की अवधारणा का क्या मतलब है? सबसे पहले बात हमको ये करना है कि गणित है क्या, गणित विषय है क्या। पढ़ते हैं जो गणित विषय, हम लोग को गणित विषय है क्या। तो इसके बारे में अलग अलग चीजें हमको मिलती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ एक एक करके। जैसे गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित क्या है? गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है। इसमें हम लोग गणना करते हैं, किसी चीज को जोड़ते हैं, किसी चीज को घटाते हैं, इनके बारे में हम लोग गणना करते हैं। तो गणित क्या है? गणनाओं का विज्ञान है। अलग अलग तरह की डिफिनेशन हमको मिलती है, तो अलग अलग डिफिनेशन को हम लोग उठा के बात करते हैं। फिर हमको मिलता है गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। पहली चीज है कि गणना, गणित में हम लोग गणना करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग मापन भी करते हैं, किसी चीज का परिमाण निकालते हैं। फिर हम लोग दिशा का भी ज्ञान करते हैं कि ये दिशा है, वो दिशा है। तो ये सब ज्ञान जो है हम लोग किसमें बात करते हैं, ये सब चीजें हम लोग गणित में बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित को कभी कभी, गणित में कई तरह की चीजें हैं। कोई इसे विज्ञान की शाखा बोलता है, कोई इसे एक अलग शाखा ही मानता है, एक अलग विषय ही मानता है। तो विज्ञान के हिसाब से क्या कहते हैं कि गणित जो है क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है। क्रमबद्ध का मतलब है कि अगर हमें गणित विषय को पढ़ना है तो गणित विषय क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसे ये नहीं है कि हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो उसमें अंकगणित भी आ जाता है। सबकी शाखा अलग अलग है। अंकगणित की एक क्रम अलग से शाखा है, ज्यामिति की एक अलग से शाखा है, त्रिकोणमिति की अलग से शाखा है। ठीक है। उसी तरह से कैलकुलस की एक अलग से शाखा है। हर सब्जेक्ट आपको जो दिखेंगे गणित में, तो हर टॉपिक के लिए एक अलग से शाखा होती है और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। मतलब आप लोग क्लास 1 में पढ़ रहे हो तो उसके लिए अलग चीज है, क्लास 2 के लिए अलग चीज है। अगर इस तरह से आपको समझना है तो क्लास 1 के लिए अलग तरह की चीजें हैं, क्लास 2 के लिए अलग तरह की चीजें। मतलब क्रमबद्ध तरीके से गणित को पढ़ाई भी की जाती है और गणित को बताया भी जाता है। तो इसीलिए गणित को क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा बनाते हैं। यथार्थ का मतलब है कि इसको हम लोग अपने प्रयोग में लाते हैं। ये नहीं है कि हम बस सोच सकते हैं कि हाँ गणित ये होता होगा, इसको अपने प्रयोग में भी लाते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। आप लोग देखते हो ना कि जो गणित विषय में बहुत पारंगत होता है, जो गणित विषय बहुत देखते हो ना कि कहते हैं ये बहुत गणितज्ञ है, यानी कि उसके अंदर तर्क करने की बहुत ज्यादा शक्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि गणित विषय को पढ़ने से जो मस्तिष्क होता है वो तर्क शक्ति से क्या होता है, परिपूर्ण हो जाता है। तर्क शक्ति करने में वो क्या होता है, विकसित हो जाता है। यानी कि तर्क शक्ति से क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में जो है तर्क शक्ति की आदत विकसित हो जाती है। ठीक है। ओवरऑल अगर एक डिफिनीशन की बात की जाए तो गणित की तो बहुत सारी डिफिनीशन आपको मिलेगी। किताब में भी आप देखोगे तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तरह की डिफिनीशन मिलती है। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो गणित शब्द संस्कृत की गण धातु से बना हुआ है। गणित शब्द जो है संस्कृत की गण धातु से बना हुआ है और गण का मतलब है गणना करना। गण का क्या मतलब है? गणना करना। गणना करना मतलब किसी चीज को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब चीजें क्या है? गणना करना किसी चीज की। फिर अर्थात वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो गणित कहलाता है। मतलब शिक्षा शास्त्र का शास्त्र जो है उसका वह भाग जिसमें केवल गणना की प्रधानता हो, मतलब उसमें केवल गणना करने की बात की जाती हो, उस शाखा को हम लोग कहते हैं गणित। ठीक है। आगे हम लोग, ये तो होगी अवधारणा की बात कि गणित है क्या। गणित विषय के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि गणित अवधारणा इसकी समझ रहे हैं हम लोग कि है क्या गणित। ठीक है। आगे बात करते हैं कि गणित की प्रकृति क्या है। गणित की प्रकृति का ये मतलब है कि गणित की प्रॉपर्टीज, किस तरह से गणित शो क्या है, मतलब ये किस तरह की चीजें शो कर रहा है। सरल है, निश्चित है, क्या चीजें इसके अंदर है। एक तरह से इसकी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। जैसे अलग अलग विषय होती है ना कि कोई जटिल विषय है, कोई सरल विषय है। तो गणित की प्रकृति को एक एक करके हम लोग समझते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा है निश्चितता। गणित क्या है? निश्चित है। गणित विषय में निश्चितता क्या है? निश्चितता के बारे में बात करते हैं कि गणित के परिणामों में निश्चितता होती है और ये परिणाम पूर्णतः सत्य होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमको 2+2 करना है तो 2+2 क्या होता है? 4 ही होता है। ये निश्चित है। इसको हम लोग प्रयोग करके भी देख सकते हैं। 2 और 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है? 4 ही मिलता है। लेकिन ये एक तरह से क्या हम कह सकते हैं कि गणित में जो गणना की जा रही है ये सब निश्चित है। ठीक है। निश्चित होने का मतलब है कि उसमें ये नहीं है कि अनिश्चित नहीं हो सकता है कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, माना नहीं जा सकता कि हाँ ये ऐसा है या वैसा है।
गणित में जो भी गणना की जा रही है ये सभी गणना क्या होती है, निश्चित है। तो गणित में कह सकते हैं हम लोग गणित की एक प्रकृति क्या है, निश्चितता। निश्चितता इसकी एक प्रकृति है। आगे बात करते हैं संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब है कि गणित बहुत ही संक्षिप्त है। संक्षिप्त का क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो बहुत संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त का मतलब है कि आपने एक फॉर्मूला लगाया और आपका वो निष्कर्ष निकल जाता है। ये नहीं है कि उसमें आप अलग अलग तरह की चीजों को मान रहे हैं या जो भी चीजें कर रहे हैं। गणित के जो निष्कर्ष आप निकाल रहे हैं वो संक्षिप्त होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या थी, संक्षिप्तता थी। तो एक प्रॉपर्टी निश्चितता होगी और एक उसकी क्या होगी, संक्षिप्तता होगी। तीसरी अगर बात करें हम लोग मौलिकता, गणित की तीसरी प्रकृति की बात कर रहे हैं, ये है मौलिकता। मौलिकता का मतलब है कि इसकी प्रकृति प्रयोग केंद्रित एवं मौलिक होती है। मौलिक का मतलब है हर जगह प्रयोग किया जा सकता है उसको। जैसे गणित विषय अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग देखते हो ना कि गणित की आज अगर बात की जाए अपने डेली लाइफ में गणित कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आप लोग देखते हो कि आपके घर से लेके आपके स्कूल से लेके आपके व्यापार से लेके हर जगह गणित का यूज है। हर जगह उसको हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि गणित की एक और प्रकृति क्या है, गणित जो है मौलिक है। जैसे अगर हम इतिहास विषय पढ़ रहे हैं या कोई और विषय पढ़ रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं कह सकते हैं कि वो मौलिक होता है। इतिहास सब नहीं जानते हैं, लेकिन गणित विषय के बारे में एक छोटा बच्चा या कोई भी उसके बारे में जानता है। किसी को पैसा देना है, पैसा लेना है, ये हर चीज में क्या है, गणित का उपयोग हम लोग जरूर करते हैं। तो गणित की तीसरी प्रकृति क्या है कि गणित की तीसरी प्रकृति है मौलिकता। हर जगह ये प्रयोग में लाई जा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं सरलता। अब आप लोगों को लगेगा गणित तो सरल होता ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि गणित तो सरल नहीं होती है, लेकिन इसकी एक और प्रकृति ये कही गई है कि गणित क्या होता है, सरल होता है। कैसे सरल होता है इसके बारे में बात करते हैं। केवल 4 आधारभूत गणनाओं तक ही इसकी सारी पाठ्य वस्तु सीमित है। अगर हम लोग गणित की बात करें, गणित तो वैसे बहुत सारे आपको फॉर्मूले सूत्र मिलेंगे, लेकिन आप लोग देखोगे कि हर फॉर्मूले में जोड़ने की बात की जा रही है, घटाने की बात की जा रही है, मल्टीप्लाई करने की बात, गुणा करने की बात की जा रही है और विभाजन यानी डिवाइड करने की बात की जाती है। तो 4 आधारभूत गणना, इसका मतलब है कि जो प्लस माइनस या आप गुणा करते हैं या भाग करते हैं, ये 4 आधारभूत गणनाओं पे ही पूरा आपका गणित आ जाता है। सूत्र बहुत है लेकिन इन 4 पे ही क्या है, पूरा एक तरह से टिका हुआ है। तो सरल एक तरह से गणित क्या है, इन 4 पे ही पूरा केंद्रित किया गया है। तो गणित जो है एक तरह से इसको सरल कह सकते हैं हम लोग। दूसरे विषयों में अगर बात की जाए तो दूसरे विषयों में तरह तरह के आप लोग को आधारभूत चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इसमें केवल 4 पे क्या है, ये टिका हुआ है। तो गणित की जो चौथी प्रकृति है वो है इसकी सरलता। आगे बात करते हैं शुद्धता की। गणित की एक और प्रकृति क्या है कि ये शुद्ध है। शुद्ध का क्या मतलब है, जैसे आप लोग देखते हो कि चाहे हमारा कंप्यूटर हो, चाहे हमारी मोबाइल में जो कैलकुलेटर, कोई भी चीज हो, चाहे आप ही हम ही लोग हैं, तो हम लोग जो भी चीजें जोड़ते हैं, घटाते हैं, चाहे कंप्यूटर में जो भी चीजें फीड की जाती है वो सही बताता है, एकदम बिल्कुल गलत नहीं बता सकता है, क्योंकि उसमें जो गणित के सूत्र लगाए गए होंगे या उसमें गणित की जो चीजें फीड की गई होगी वो सब सही होगा, शुद्ध होगा। तो ऐसे कहा जा सकता है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार शुद्धता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता है। मतलब गणित विषय में जो भी सूत्र बनाए गए होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो पूरी तरह से शुद्ध मानी जाती है। अगर वो शुद्ध नहीं होंगी तो उसको शुद्ध करने की कोशिश लगातार जारी है। ठीक है, यानी कि गणित में जो भी चीजें हैं वो पूरी तरह से शुद्ध मानी जाती है। ठीक है, तो इसकी चौथी या पांचवी इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो इसकी प्रकृति है, वो है गणित की शुद्धता। जो उसके निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं वो पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। शुद्ध का एक मतलब आप ये समझ सकते हो कि जैसे आपने किसी क्वेश्चन को किया, उसका आंसर आ रहा है तो वो आंसर शुद्ध है, मतलब वो पूरी तरह से सही है। भले आपने गलत किया है लेकिन उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सही ही होगा। ठीक है, जैसे अगर मेरा ये मार्कर है तो अगर ये 1 मीटर इसकी लंबाई है तो ये पूरी तरह से कह सकते हो, अगर कोई भी इसको करे तो क्या है, ये 1 मीटर का ही होगा। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो परिमाण, हम लोग को जो परिणाम मिल रहा है वो पूरी तरह से शुद्ध है। आगे बात करते हैं, एक और इसकी प्रकृति है परिणाम का सत्यापन। जैसे गणित में जो हमने परिणाम को लाया है तो परिणाम क्या है, पूरी तरह से सत्य है। और ये तरह से हम लोग सत्यापन इसके ये कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज है, जैसे हमने आयात निर्यात की बात करते हैं, अगर हम यहाँ से किसी चीज को 10 किलोग्राम बेचते हैं किसी दूसरे देश में, तो वहां भी जब उसको नापा जाएगा, उसके परिमाण को नापा जाएगा तो कितना होगा, वो भी 10 केजी का ही होगा। ये नहीं कि अगर हम लोग भारत से किसी चीज को भेज रहे हैं तो वहां जाके वो 10 केजी का नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि जो चीजें यहाँ पे अप्लाई की जा रही है वो वहां पे भी अप्लाई की जा रही है। कहने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं।
गणित के नियम, सूत्र, सिद्धांत सार्वभौमिक सर्वमान्य होते हैं। मतलब ये है कि गणित के जो नियम भारत में लग रहे होंगे वही नियम दूसरे देशों में भी लग रहे होंगे, या जो दूसरे देशों में लग रहे होंगे वही भारत में भी लग रहे होंगे। यानी कि जो गणित के नियम है, सूत्र है, जो भी चीजें हैं गणित में, वो हर जगह क्या है, हर जगह इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह इसको हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। यही है इसके परिणाम का सत्यापन। ठीक है, और इसको समझते हैं, अर्थात इन्हें किसी भी परिस्थिति, समय, वातावरण में लागू किया जाए तो परिणाम निश्चित है। अगर हम किसी चीज को माप रहे हैं, किसी चीज का परिमाण निकाल रहे हैं, तो ये किसी मौसम या इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे वो ठंडी का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, गणित के सूत्र में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो सूत्र आपके हमेशा वही रहने वाले हैं। ये भी एक तरह से क्या समझ सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में गणित के सूत्र क्या है, हमेशा सबके लिए एक ही रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से परिणाम का ये सत्यापन भी है। और गणित की एक और प्रकृति क्या कह सकते हैं कि ये सार्वभौमिकरण, क्या कह सकते हैं, हर जगह इस्तेमाल की जाने वाली इसकी प्रकृति होती है। तो इस वीडियो में हमने बात किया है गणित की अवधारणा और गणित की प्रकृति की। आगे हम बात करेंगे कि गणित के क्या लाभ हैं, गणित के क्या क्या चीजें हैं, क्या गणित से हमको लाभ हो रहा है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देख लेते हैं कि गणित विषय के क्या लाभ है, क्या इसके महत्व है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, एक एक करके इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है प्रयोगात्मक मूल्यों का विकास। गणित विषय को पढ़ने से क्या होता है, प्रयोगात्मक मूल्य जो हमारे हैं, जो हमने प्रयोग किए, जो हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो हमको निष्कर्ष मिल रहा है, उन मूल्यों का क्या होता है, विकास करता है। जितना हम लोग गणित जानेंगे उतना हम कम त्रुटि करेंगे, मतलब हमारी गणना क्या होगी, और अच्छी होती जाएगी। आगे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, तो अगर गणित विषय नहीं होता तो सोचिए कि वैज्ञानिक क्या कर पाते हैं। जैसे अगर हमको पता लगाना है कि यहाँ से चांद कितनी दूरी पे है, तो जब तक वो गणित की गणना नहीं करेंगे तब तक उनको पता चलेगा ही नहीं। तो गणित विषय से क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है। उसी तरह से बौद्धिकता का विकास है, बुद्धि का विकास। गणित विषय को पढ़ने से बुद्धि का विकास, जाहिर सी बात है कि गणित विषय पढ़ेंगे तो क्या होगा, बुद्धि का भी विकास होगा। किसी भी विषय को पढ़ा जाए तो बुद्धि का विकास तो होगा ही। फिर है नियमितता। जैसे आप लोग देखते हो कि आप जब गणित के सवाल को लगाते हो, तो जब आपके सवाल लगते जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और लगातार उसको लगाने की कोशिश करते हो, तो एक नियमित प्रक्रिया बनती जाती है। लेकिन अगर आपके सवाल गलत होने लगते हैं तो आप गणित विषय को उठा के रख देते हो। लेकिन गणित विषय को अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो एक तरह से हम लोग नियमित हो जाते हैं, हमारी जो प्रक्रिया होती है पढ़ने की वो नियमित हो जाती है। अनुशासन संबंधी मूल्यों का विकास। गणित से क्या होता है, अनुशासन संबंधी मूल्य के भी क्या होते हैं, विकास होते हैं। और आगे भी कुछ चीजें हैं, नैतिक मूल्यों का विकास भी हो सकता है, सांस्कृतिक विकास भी हो सकता है और सामाजिक विकास भी हो सकता है। तो ये सब चीजें तो हर विषय से जुड़ी है कि अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो इन सब चीजों का विकास हम लोग का होना ही है, चाहे अनुशासन हो, चाहे नैतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो। तो ये गणित विषय से भी जोड़ दिया गया है इसको कि इन गणित विषय को पढ़ने से क्या होता है, इन सब चीजों का विकास हो जाता है। पढ़ने लिखने से क्या होता है, किसी भी चीज में अगर आप पढ़े लिखेंगे तो क्या होगा, पढ़ने लिखने से इन सब चीजों का ऑलरेडी आपका विकास हो जाता है। तो गणित विषय में भी इन सब चीजों को डाल दिया गया है कि गणित विषय को पढ़ने से भी इन सब चीजों का क्या होता है, विकास होता है। तो ये तो गणित के लाभ और महत्व थे। अब हम लोग बात करेंगे कि गणित का इतिहास क्या है। और ये गणित का जो इतिहास हम लोग पढ़ेंगे ये भारत में पढ़ेंगे, ये नहीं कि पूरे विश्व में गणित का क्या इतिहास है। भारत में गणित का क्या इतिहास है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है गणित का इतिहास। भारत में गणित का इतिहास 500 ईसा पूर्व से है। मतलब ईसा पूर्व आप लोग जानते होंगे कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो 500 साल, जो पहले के साल होते हैं उसको ईसा पूर्व बोलते हैं। तो उन्हीं के जन्म से 500 ईसा पूर्व से हम लोग कहते हैं कि गणित के बारे में हमारा इतिहास वहां से शुरू होता है। 500 ईसा पूर्व से हमारा गणित का इतिहास शुरू होता है। मतलब जो चीजें हमको मिली होंगी साक्ष्य के रूप में गणित के इतिहास के, वो 500 ईसा पूर्व से और अभी तक हम लोग को मिली होगी। तो गणित के इतिहास के कब से स्टार्ट है, 500 ईसा पूर्व से माना जाता है। 500 ईसा पूर्व से अभी तक जो चल रहा है ये गणित हमारा वहां से यहाँ तक अभी तक है। तो इसको हम लोग 5 काल में बांटे हैं। जो हमारा 500 ईसा पूर्व से जो अभी 2020 है, इसको हमने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं हमारे, वैदिक काल है, पूर्व मध्यकाल है, मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल है और आधुनिक काल है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं गणित विषय की बात कर रहा हूँ। आप लोग अलग अलग तरह के जो विषय पढ़ते होंगे, आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे, इंग्लिश पढ़ते होंगे, या आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो उसमें अलग अलग खंड होगा। उसमें मध्यकाल कुछ और होगा, किसी और सन को मध्यकाल बोला जाता होगा, उसमें हड़प्पा काल कुछ और होगा। लेकिन ये गणित विषय की बात कर रहे हैं। गणित में कितने काल है, इतिहास के हिसाब से देखा जाए गणित के इतिहास के, तो गणित में 5 काल है। ये 500 ईसा पूर्व से अभी तक। तो पहला कौन है, वैदिक काल।
वैदिक काल की बातें देख लेते हैं, क्या इसमें कुछ है कि नहीं। वैदिक काल 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से पहले जो रहा होगा, जो मैं नहीं पता है, वहां से लेके अभी तक जो रहा होगा वो वैदिक काल में आ जाता है। क्योंकि वेदों में ऐसा पाया जाता है कि जो वेदों के श्लोक होते हैं, जो वेदों के छंद होते हैं, उसमें गणित की संख्या मिलती है, 1 2 करके ऐसे आपको गणित की संख्या मिल जाती है। तो वैदिक काल, वेदों में जो गणित का मिलता है, तो वो वैदिक काल हम लोग कह सकते हैं कि 500 ईसा पूर्व तक वो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, क्या हुआ था उसमें वैदिक काल में, देख लेते हैं। शून्य तथा दशमलव स्थान मान का विकास। अगर पूछा गया, प्रश्न बहुत पूछता है कि शून्य और दशमलव किस काल में इसका विकास हुआ था, गणित के किस काल में इसका विकास हुआ था, तो ये गणित के वैदिक काल में इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो वैदिक काल में क्या हुआ, शून्य और दशमलव स्थान का विकास हुआ। ठीक है, आगे जो हमारा सेकेंड काल है वो है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल का मतलब है मध्यकाल से पहले का जो काल है। कौन सा काल है, 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक, यानी 100 साल तक ही रहा होगा। क्या हुआ था इसमें बात करते हैं। प्रमुख ग्रंथ, एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, इसका प्रतिपादन हुआ था इसी काल में। फिर भगवती सूत्र एवं स्थापना सूत्र, भगवती सूत्र एवं स्थापना सूत्र का विकास हुआ था। गणित में ही है भगवती और स्थापना सूत्र, तो ये भी क्या हुआ था, इसी काल में इसका विकास हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं मध्यकाल, गणित के मध्यकाल की बात करते हैं। तो गणित का मध्यकाल क्या है, 400 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। 400 ईसा पूर्व यानी 400 साल उधर, और 1200 ईस्वी यानी 1200 और 400 1600 साल का ये हमारा काल है, मध्यकाल। और इसमें क्या हुआ था, आर्यभट्ट प्रथम भारतीय गणितज्ञ। आर्यभट्ट का तो नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। भारत के जो प्रथम गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ जिसको कहा जाता है, वो कौन था, आर्यभट्ट था। वो मध्यकाल में ही मिले थे हमको। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, पाई की खोज की थी। पाई आप लोग जानते हो ना कि आप वृत्त की एरिया निकालते हो, क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, और भी आर्यभट्ट के बहुत सारे काम है, लेकिन गणित की बात कर रहे हैं हम लोग। गणित में इन्होंने क्या किया था, आर्यभट्ट ने पाई की खोज की थी। और क्या था, इसी काल में प्रमुख गणितज्ञ भास्कर, ब्रह्मगुप्त और धराचार्य, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और धराचार्य भी थे। पूछ देता है प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न यूपी टेट, सी टेट, हर जगह पूछा है कि भास्कर जो है गणित के किस काल के गणितज्ञ थे, या आर्यभट्ट जो है गणित के किस काल के गणितज्ञ थे। ऐसे बहुत तरह के प्रश्न पूछ देता है। या ब्रह्मगुप्त जो है वो किस काल के गणितज्ञ थे। तो ये सब चीजें जानना जरूरी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और धराचार्य, ये जो भी थे, ये सब मध्यकाल में थे। और मध्यकाल कब से कब तक था, 400 से लेकर 1200 ईस्वी तक था। ठीक है, बहुत लोग ये भी ध्यान देंगे कि पाई की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने की थी। आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर मध्यकाल की। उत्तर मध्यकाल का मतलब है कि मध्यकाल के बाद का जो काल है वो क्या है, उत्तर मध्यकाल है। उत्तर मध्यकाल कब से कब तक है, 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, 600 साल का यानी है ये। 1200 ईस्वी से लेके 1800 ईस्वी तक है। इसमें क्या हुआ था, इस काल के प्रमुख गणितज्ञ नीलकंठ, जगन्नाथ और नारायण पंडित थे। अगर पूछा गया कि उत्तर मध्यकाल के गणित, जैसे ऑप्शन आ गया आप लोगों को कि निम्न में से कौन से उत्तर मध्यकाल के गणितज्ञ नहीं है, हो सकता है 3 ऑप्शन दे दिया, नीलकंठ, जगन्नाथ, नारायण पंडित, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको भास्कर। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भास्कर को काट देंगे, यानी कि ये लोग उत्तर मध्यकाल के हैं और वो अकेले जो भास्कर है वो नहीं है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं बना के। तो आपको याद रखना है कि उत्तर मध्यकाल के गणितज्ञ कौन कौन थे, नीलकंठ, जगन्नाथ और नारायण पंडित थे। ठीक है, आखिरी में हम लोग बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल क्या है, 1800 ईस्वी से लेकर जो अभी तक का समय चल रहा है, ये है हमारा आधुनिक काल, मॉडर्न इरा जो है। ठीक है, गणित का मॉडर्न इरा इस समय चल रहा है। इसमें क्या हुआ था, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का उदय हुआ था। श्रीनिवास रामानुजम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, महान गणितज्ञ थे। ये किस काल के थे, ये आधुनिक काल के गणितज्ञ थे। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास से 1-2 नंबर के, कि ये गणितज्ञ किस काल के थे, वो गणितज्ञ किस काल के थे, शून्य की खोज किस काल में हुई थी। तो इस तरह से ये मैंने गणित के इतिहास के बारे में बात की है। आगे मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, गणित की शिक्षण विधियां क्या होती हैं, या गणित में क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, इनके बारे में बात करूंगा। ओके फ्रेंड्स, मेरे वीडियो के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।